वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि के कारण पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर महिमाती सालेंटोको, सहायक प्राध्यापक, शासकीय काव्य उपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, है ना। बच्चों, पिछले वीडियो में हम देखे सार्वजनिक व्यय का अर्थ, सिद्धांत और महत्व देखे थे। आज हम पढ़ेंगे भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियां एवं वृद्धि के कारण। भारत देश में सार्वजनिक व्यय में दिन प्रतिदिन किन कारणों की वजह से वृद्धि हो रहा है, इसके कौन कौन से कारण हैं, इन कारणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पहला कारण है आर्थिक नियोजन। भारत देश में दिन प्रतिदिन सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है, तो इसका जो पहला कारण है वो आर्थिक नियोजन है। भारत देश जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत देश तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए भारत में आर्थिक नियोजन नीति को अपनाया और आर्थिक नियोजन के तहत भारत देश में विकास से संबंधित जो भी कार्य हैं उन कार्यों को किया जाने लगा। विकास से संबंधित कार्य को करने के लिए सरकार को भारी मात्रा में राशि व्यय करना पड़ा। तो भारत देश तीव्र आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया और इन योजनाओं में विभिन्न लक्ष्य निर्धारित रखे गए, उद्देश्य निर्धारित रखे गए और उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में भारी राशि व्यय करना पड़ा और सरकार के द्वारा भारी राशि व्यय किया भी जा रहा है। तो हम देखते हैं, यदि हम देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेके अब तक के पंचवर्षीय योजनाओं में यदि हम देखेंगे तो सरकार के द्वारा हर पंचवर्षीय योजनाओं में जो सार्वजनिक व्यय किया गया है उसमें तीव्र गति से वृद्धि हुई है। दूसरा कारण है सुरक्षा व्यय में वृद्धि। भारत देश विदेशी आक्रमण से अपने देश की रक्षा करने के उद्देश्य से सुरक्षा व्यय में भी भारी वृद्धि कर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा जो देश का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अपने देश की जनता की सुरक्षा व्यवस्था करना भी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो आज के इस अणु युग में सुरक्षा पर जो व्यय किया जा रहा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। विशेषकर हम देखते हैं कि भारत देश के जो पड़ोसी देश हैं, कई पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत देश का अच्छा संबंध नहीं होने के कारण भी कभी भी युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा भारी मात्रा में सुरक्षा पर व्यय किया जा रहा है। अणु, परमाणु बम, ये सब पर सरकार के द्वारा भारी मात्रा में व्यय किया जा रहा है। तो इस तरह सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का ये भी एक कारण है। तीसरा है कल्याणकारी राज्य की धारणा। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होता है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यदि राज्य का मुख्य उद्देश्य है तो राज्य के लोगों को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य का उत्तरदायित्व बन गया है। तो इसके लिए सरकार के द्वारा जैसे बीमारी या बेरोजगारी, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धावस्था पेंशन, प्रसूति लाभ, दुर्घटना क्षतिपूर्ति जैसे जो कल्याणकारी कार्य हैं, इन कार्यों पर सरकार के द्वारा भारी मात्रा में व्यय किया जा रहा है। और सरकार के द्वारा समाज में जो धन का असमान वितरण हुआ है ना, असमानता है, धन के वितरण में जो असमानता है, इस असमानता को दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा जो गरीब वर्ग के लोग हैं, इन गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधा दी जा रही है, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है, सस्ते आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, सस्ती कीमतों में अनाज दिए जा रहे हैं। तो इन पर सरकार के द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है। तो ये भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण है। चौथा कारण है उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता। आजकल हम देखते हैं कि सरकार जो है देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए जो निजी क्षेत्र के छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनको सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो इससे जो छोटे उद्योगपति हैं उनको बढ़ने का अवसर मिल जाता है और इनको बड़े जो उद्योग हैं इन उद्योगों से संरक्षण भी मिल जाता है। उन उद्योगों के सामने
प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत आ जाती है। तो जो छोटे उद्योग हैं, छोटे उद्योग को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है, उनको कुछ छूट भी दी जाती है। निर्यात में वृद्धि करने के लिए उन छोटे उद्योगों को सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो इस तरह सरकार आर्थिक सहायता जो छोटे उद्योगों को देती है वो करोड़ों रुपयों में देती है। तो इसके कारण भी भारत देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुआ है। अगला कारण है उद्योगों का सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण। समाजवाद के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और एकाधिकारी जो शक्ति है उन शक्तियों को समाप्त करने के लिए सरकार अनेक प्रकार के जो जनोपयोगी उद्योग हैं, सेवाएं हैं, सुरक्षा से संबंधित उद्योगों का सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। तो ऐसे उद्योगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाता है। जब राष्ट्रीयकरण होता है तो सरकार उनको मुआवजा देती है। तो इससे सरकार के व्यय में भारी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए सरकार के द्वारा जो निजी बैंक हैं, इन बैंकों का भी सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। कोयला उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर सरकार को भारी राशि के रूप में उन्हें मुआवजा देना पड़ता है। अगला है आर्थिक मंदी को दूर करना। आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मंदीकाल की स्थिति रहती है, वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं वो निरंतर नीचे गिरने लगती है। तो ऐसे समय में उत्पादकों को भारी नुकसान होता है और वे अर्थव्यवस्था में विनियोग करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा विनियोग किया जाता है और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। जो बेरोज़गारी की जो समस्या है मंदी काल में है वो ख़त्म हो सके। तो बेरोज़गारी को दूर करने के लिए सरकार को सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके और जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी से बाहर निकल सके। अगला है प्राकृतिक विपदाओं से राहत प्रदान करना। प्राकृतिक विपदाओं से राहत प्रदान करने के लिए भी सरकार को भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। सरकार जैसे देश के किसी भी कोने में बाढ़ आ जाती है या सूखा की स्थिति निर्मित हो जाती है चक्रवात के कारण या टिड्डी दल के प्रकोप के कारण, भूकंप के कारण या ज्वालामुखी या अन्य कोई भी प्राकृतिक विपदाएं हैं, इन प्राकृतिक विपदाओं के कारण सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। तो ऐसे संकट के समय में सरकार जो प्रभावित क्षेत्र रहते हैं उन प्रभावित क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो भारत जैसे विशाल देश में किसी न किसी कोने में प्राकृतिक जो विपदाएं आती रहती है वो आती रहती है। तो इससे सरकार उस क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करती है। अगला है कीमतों में वृद्धि। जब देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि होती है तो उस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। विकास कार्यक्रम या जन कल्याण से संबंधित योजनाओं पर सरकार को पहले की तुलना में अधिक व्यय करना पड़ता है ताकि जो कीमतों में वृद्धि हो रहा है उस वृद्धि के कारण जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि किया जाता है। उन्हें समय समय पर महंगाई भत्ता देना पड़ता है, उनकी मजदूरी दरों में वृद्धि करना पड़ता है, वेतन में वृद्धि करना पड़ता है। तो ये सब सार्वजनिक व्यय के द्वारा ही संभव हो पाता है। अगला कारण है ब्याज का भुगतान। सरकार देश के आर्थिक विकास के लिए अपने पास पर्याप्त आय नहीं होने के कारण उसे ऋण भी लेना पड़ता है। आंतरिक ऋण भी लेती है, बाह्य ऋण भी लेती है। तो जब सरकार के द्वारा ऋण लिया जाता है तो उसके लिए ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। तो भारत सरकार जब आंतरिक ऋण और बाह्य ऋण लेती है तो ब्याज का भुगतान कहाँ से करती है? सार्वजनिक व्यय के द्वारा ही करती है। तो करोड़ों रुपया जो होता है वो ब्याज के रूप में सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है। अगला कारण है अर्धविकसित राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना। भारत देश में हम देखते हैं कि जो अर्ध विकसित राष्ट्र हैं
उन राष्ट्रों को भारत देश आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जैसे उदाहरण के लिए जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन सबको भारत देश के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है और हमारे देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई। इसके अलावा सार्क देशों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है और कुछ अफ्रीकन राष्ट्र भी हैं, इनको भी भारत सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो इससे भी भारत देश में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई। अगला कारण है ग्रामीण विकास। भारत देश गांव का देश है ना। ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए सरकार को ग्रामीण विकास पर भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था करने, जैसे पीने के पानी, सड़क, स्कूल, ग्रामीण विद्युतीकरण, लघु सिंचाई का विकास, प्राथमिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास पर सरकार के द्वारा भारी राशि व्यय करनी पड़ती है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना पर सरकार के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जा रहा है। तो इस करोड़ों रुपया भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक व्यय किया जाता है। अगला है नागरिक प्रशासन पर व्यय। प्रशासन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सरकार को विभिन्न विभागों की स्थापना करना पड़ता है। वहाँ पर कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सरकार विभागों एवं कर्मचारियों की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो सरकार प्रशासकीय जो व्यय कर रहा है वो भी अधिक मात्रा में कर रहा है, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए वहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है और उसके बदले में उन्हें वेतन भी भुगतान करोड़ों रुपयों में करना पड़ता है। अगला है सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि। सरकार के द्वारा लोगों की जो सामूहिक आवश्यकताएं होती हैं, इन सामूहिक आवश्यकताओं पर भी भारी राशि में व्यय किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो सामूहिक आवश्यकताएं होती हैं वो है पानी की व्यवस्था करना, बिजली एवं परिवहन आदि जो सुविधाएं हैं ये। इसके अलावा और भी जो सुविधाएं हैं जो सामूहिक रूप से सभी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है, ऐसे सुविधाओं पर सरकार के द्वारा भारी मात्रा में व्यय किया जाता है। यदि इन जो सेवाएं हैं, ये जो सुविधाएं हैं, इसको निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया जाएगा तो इन सेवाओं पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार हो जाएगा और निजी क्षेत्र का एकाधिकार होने से लोगों का शोषण किया जाएगा। इसलिए सरकार इन सब को निजी क्षेत्र में नहीं देती है, बल्कि वो अपने हाथ में लेकर इन कार्यों को करती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए भी सरकार के द्वारा भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय किया जाता है। अगला है शहरीकरण में वृद्धि। शहरीकरण में वृद्धि के कारण भी भारत देश में जो सार्वजनिक व्यय है उसमें दिन प्रतिदिन वृद्धि होते जा रहा है। भारत देश में हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर यदि हम आंकड़ों को देखेंगे या जनगणना आंकड़ों के आधार पर यदि हम आंकड़ों को देखेंगे तो भारत देश में जो शहरीकरण हो रहा है, शहरी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। शहरीकरण में वृद्धि होने से सरकार को प्रशासन, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, यातायात, परिवहन के साधनों का विकास करना पड़ेगा। पार्क, पुस्तकालय, अस्पतालों पर सरकार को भारी मात्रा में सार्वजनिक व्यय करना पड़ रहा है। तो इस तरह शहरीकरण होने से जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन सरकारी कर्मचारियों को नगर क्षतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया जाता है, मकान किराया भत्ता सरकार को देना पड़ता है। तो इसके कारण भी भारत देश में जो सार्वजनिक व्यय है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अगला है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण है। भारत देश में हम देखते हैं कि जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। भारत देश में जो जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, स्थिर नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जनसंख्या की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, वस्त्र, रोजगार उन्हें उपलब्ध कराना, सस्ते अनाज की पूर्ति, ये इन सब मदों पर सरकार को भारी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। तो जिस अनुपात से जनसंख्या में
वृद्धि हो रही है उसी अनुपात में सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि करनी पड़ती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या की भोजन, कपड़े, आवास, शिक्षा, रोजगार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को प्रतिवर्ष अरबों खरबों रुपये व्यय करना पड़ता है। अगला कारण है प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व होती है कि वह जनता के हित के लिए कार्य करे। तो जब प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था होती है तो सरकार को संसद एवं विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कराना पड़ता है। चुनाव पर भारी राशि व्यय किया जाता है। तो जब चुनाव कार्य होता है तो सरकार को जो सार्वजनिक व्यय है वो अधिक मात्रा में करना पड़ता है। तो इस तरह प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के कारण भी भारत देश में सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। आगे हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय के प्रभाव। डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय के आर्थिक जीवन पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। उस प्रभावों को हम देखेंगे। इसमें पहला है सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव। सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कृषि उत्पादन पर, उद्योग के उत्पादन पर, सामाजिक सेवाओं पर जो सार्वजनिक व्यय का क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कार्य करने एवं बचत करने एवं विनियोग करने पर प्रभाव। तो यदि सरकार के द्वारा उत्पादक कार्यों पर व्यय किया जाता है, सरकार जो सार्वजनिक व्यय है उसको उत्पादक कार्यों पर व्यय करती है, तो इससे लोगों की कार्य करने, बचत करने एवं विनियोग करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इससे लोगों की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिक होने लगता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास सुविधाएं बढ़ती है। इससे इसका जो उत्पादन पर जो प्रभाव होता है अच्छा प्रभाव होता है। इसके अलावा सुविधाओं के माध्यम से जैसे सड़कें, विद्युत, सिंचाई बढ़ने पर निजी विनियोगता भी उत्पादन अधिक करने लगते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि बचत करने, विनियोग करने, कार्य करने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा है कार्य करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा पर प्रभाव। यदि सार्वजनिक व्यय से वर्तमान में लाभ मिलता है तो लोगों के काम करने, बचत करने और विनियोग करने की इच्छा बढ़ती है। यदि व्यय का लाभ भविष्य में मिलने वाला हो तो व्यक्ति की जो इच्छा है उस पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव। आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव 3 प्रकार से पड़ता है। पहला है प्रत्यक्ष स्थानांतरण। यदि सरकार जिन कार्यों के लिए कर के रूप में धन वसूलती है उन्हीं कार्यों पर यदि व्यय करती है, जैसे सरकार सुरक्षा के लिए कर वसूल रही है और यदि उसी साधन पर व्यय करती है तो इसका लाभदायक व्यय होगा, तो इसका स्थानांतरण जो प्रभाव होगा वो अच्छा होगा। दूसरा है प्रेरित स्थानांतरण। यदि सरकार के व्यय से उत्साहित होकर जो निजी विनियोक्ता होते हैं व्यय करते हैं तो इसको प्रेरित स्थानांतरण कहा जाता है। तो इससे समाज को लाभ होगा। तीसरा है वर्तमान से भविष्य के प्रयोगों में स्थानांतरण। यदि सार्वजनिक व्यय से भविष्य के लाभ मिलने की संभावना हो तो यह साधनों का अच्छा स्थानांतरण होगा। आगे हम देखेंगे सार्वजनिक व्यय का वितरण पर प्रभाव। प्रोफेसर डाल्टन ने सार्वजनिक व्यय के वितरण के प्रभाव को 3 भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला है प्रतिगामी व्यय। प्रतिगामी व्यय का मतलब ये है कि प्रतिगामी व्यय के बारे में प्रोफेसर डाल्टन ने ये बताया है कि अमीरों पर अधिक और गरीबों पर कम व्यय करती है, तो इससे धन एवं आय का असमानता जो है वो बढ़ती है। दूसरा है आनुपातिक व्यय। यदि सरकार व्यय का लाभ सभी को, गरीब और अमीर वर्ग सभी पर समान रूप से करती है तो इसका धन के असमान वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा है प्रगतिशील व्यय। यदि सरकार अमीरों पर कम और गरीबों पर अधिक व्यय करती है तो यह प्रगतिशील व्यय होगा, जिससे धन के वितरण की असमानता कम होगी। तीसरा है सार्वजनिक व्यय का आर्थिक स्थिरता पर
व्यय। सार्वजनिक व्यय आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भी सहायक होता है। जैसे अर्थव्यवस्था में मंदी काल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मंदी काल में कीमतें कम होती है, वस्तुएं कम बिकती हैं, उत्पादकों को हानि होने लगता है, हानि होने से जो उत्पादक है उत्पादन को बंद कर देता है, तो इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी फैलती है। सरकार इस दशा में सार्वजनिक व्यय करके वस्तुएं उत्पन्न न करने वाली योजनाएं जैसे सड़क बनाना, बिजली उत्पादन, सिंचाई की सुविधाओं का विकास, रेल पर व्यय जैसे कार्यों पर व्यय करके रोजगार के अवसरों को बढ़ाती है और लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो ये रोजगार बढ़ने से प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगा और प्रभावपूर्ण मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था में जो मंदी की दशा है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दूसरा है तेजी या मुद्रा प्रसार। मुद्रा प्रसार में कीमतों में जो वृद्धि होती है, बढ़ती हुई कीमतों को कम करने के लिए उत्पादक कार्यों को स्वयं तथा निजी क्षेत्र को भी उत्पादक कार्यों में वित्तीय सहयोग देकर कुल उत्पादन सरकार बढ़ा सकती है। तो इससे बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, दिन प्रतिदिन जो कीमत बढ़ रही है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तीसरा है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के लिए उत्पादन बढ़ाने वाली मदों पर व्यय करके विनियोग, बचत, रोजगार, आय, व्यय को बढ़ाने में सहायता मिलती है। तो इससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता उत्पन्न होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने से सार्वजनिक व्यय का अर्थव्यवस्था पर, उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, वितरण पर प्रभाव पड़ता है और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।